श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Mafia Husband and this story is begin from chapter 54 to 55 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं आगे की कहानी कि अगर उसने कंपटीशन वाली बात नहीं छोड़ी होती तो ना ही ओजस घर से इस बर्फबारी में बाहर निकलता और ना ही उसके साथ यह हादसा होता। कहीं ना कहीं क्रिस्टीना भी इसके लिए अपने आप को ही जिम्मेदार ठहरा रही थी। उसे भी यही लग रहा था कि यह सब सिर्फ और सिर्फ उसके कारण ही हुआ था। अगर वह कंपटीशन का फॉर्म लेने नहीं गया होता तो वह दोनों आज कितने खुश होते और कल उनकी एंगेजमेंट हो जाती। लेकिन इसे हादसे ने तो सब कुछ बदल कर रख दिया। कहाँ खुशियां आने वाली थी उसकी जिंदगी में और उस देगी में जिंदगी भर का दुख आ चुका था। बैक टू द स्टोरी। वही क्रिस्टीना ये सब याद करते करते और जोर जोर से रोने लगती है। जब जस्टिन देखता है कि क्रिस्टीना बहुत जोर से रोने लगी है तो वह उसे गले लगा लेता है और कहता है, क्रिस्टीना, भले ही तुम्हारे साथ कोई होना हो पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे पता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम रोना बंद करो। वही क्रिस्टीना जब जस्टिन के शब्दों को सुनती है तो वह जल्दी से होश में आती है और फिर वह जस्टिन से अलग होकर कहती है, सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा ही जज्बातों में बह गई थी। अब आप प्लीज मेरे घर से चले जाइए। बहुत रात हो चुकी है और इतनी देर रात किसी लड़की के घर में रुकना आप जैसे बड़े फुटबॉलर के लिए सही नहीं होगा। यह आपके इमेज को खराब करेगा। प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। अब जस्टिन क्रिस्टीना के बार बार इस तरह से घर से बाहर निकालने पर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में ही क्रिस्टीना के बाहों को पकड़ता है और फिर कहता है, क्रिस्टीना, कब तक तुम मुझसे यूं दूर भागती रहोगी? मुझसे दूर भागना बंद करो। तुम क्यों नहीं समझती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? भाई को गए हुए अब 2 साल हो चुके हैं। अब वह वापस कभी नहीं आएंगे तो तुम्हें अब इसे आगे बढ़ना ही होगा। क्रिस्टीना जल्दी से जस्टिन के हाथों से अपनी बाहों को छुड़ाते हुए कहती है, मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ और अब फिर से कह रही हूँ कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपके भाई से प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। अपनी जिंदगी में किसी को उनकी जगह नहीं आने दूंगी और आप तो उनके भाई हो। भला मैं आपके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं सोचा सकती। वही जस्टिन इस बार क्रिस्टीना के दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ते गुस्से में कहता है, क्यों नहीं भूल सकती और क्यों मेरे साथ आगे नहीं बढ़ सकती? तुम पूरी जिंदगी अकेले तो नहीं रह सकती ना किसी के साथ, तो तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। तो वह मैं क्यों नहीं हो सकता? तुम सिर्फ इसलिए मुझे मना नहीं कर सकती क्योंकि ओजस मेरा भाई था। जब ओजस हमारे बीच था तब तक मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था, लेकिन अब वह हमारे बीच नहीं है और ना ही वह कभी वापस आएगा। तो मैं ऐसा क्यों नहीं सो सकता हूँ? मैं तुम्हें अकेले नहीं देख सकता। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ और तुम चाहो या ना चाहो पर अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा और एक दिन मैं तुम्हें अपना बना ही लूंगा। बहुत जल्द ये दिन आने वाला है। तुम खुद मेरे पास आओगी, यह मेरा वादा है तुमसे। क्रिस्टीना, इतना कहकर जस्टिन क्रिस्टीना के हाथों को छोड़ देता है और कुछ देर उसे यूं ही उसे देखता है और फिर उसके बाद वह पलटकर अपार्टमेंट से बाहर चला जाता है। उसके बाहर निकलते ही क्रिस्टीना वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगती है और फिर धीरे से अपने मुंह में बड़बड़ आने लगती है, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम ओजस के भाई हो। मैं तुम्हारे साथ रहकर ओजस से बेवफाई नहीं कर सकती और तुम जो सोच रहे हो वह कभी पॉसिबल भी नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स इसके लिए वैसे भी कभी नहीं मानेंगे, जो कि सही भी है। अब मैं अपनी जिंदगी में किसी और को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। मैं हमेशा अकेले ही रहना चाहती हूँ। क्रिस्टीना वहीं जमीन पर सर रखकर जोर जोर से रोती है जब तक कि उसके अंदर भरा दुख बाहर नहीं निकल गया। कुछ देर बाद जब उसका मन हल्का हो जाता है तो वह उठकर वॉशरूम में जाती है और अपने चेहरे को धुलकर फिर से अपनी किताब में मन लगाने लगती है। वही क्रिस्टोफर के घर में क्रिस्टोफर और शेल्वी इस वक्त कार में चुपचाप बैठे हुए थे। दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में देख रहे थे कि जैसे ही वह दोनों विला के एंट्रेंस में पहुंचते हैं तो उन्हें क्रिस्टोफर के विला के पीछे से जस्टिन आता हुआ दिखाई देता है। जब शेल्वी उसे विला के पीछे से आते हुए देखती है तो कंफ्यूजन से उसे देखती है और फिर अपने मन ही मन सोचती है, यह विला के पीछे क्या आ रहा है?
शेल्वी क्रिस्टोफर की तरफ सिर घुमाकर उससे पूछती है कि यह तो जस्टिन है ना, ये तो हमारे जाने से पहले चला गया था, फिर यह विला के पीछे से क्यों आ रहा है? उस तरफ तो केवल क्रिस्टीना रहती है ना। क्रिस्टोफर अपनी कठोर नजरों को शेल्वी की तरफ घूम आता है और फिर कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ तो मुझे कैसे पता होगा कि वह वहाँ क्या कर रहा है? तो तुम ये अपने बकवास सवाल मुझसे पूछना बंद करो। इतना कह कर वह तुरंत कार से निकल जाता है और फिर जस्टिन के सामने खड़ा हो जाता है, जो कि अपने तेज कदमों के साथ अपनी कार की तरफ जा रहा था। जब जस्टिन क्रिस्टोफर को अपने सामने देखता है तो वह थोड़ा सा सकपका जाता है, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि क्रिस्टोफर इतना जल्दी पार्टी से वापस आ जाएगा। उसे लगा था कि वह कोई जरूरी पार्टी में गया है तो उसे जरूर टाइम लगेगा, क्योंकि वह पहली बार अपने साथ किसी लड़की को लेकर गया था, वो भी शेल्वी को। वह थोड़ा सा घबरा जाता है जब अचानक से अपने सामने क्रिस्टोफर को देखता है, पर फिर अपने एक्सप्रेशन को चेंज करते हुए जल्दी से जस्टिन आता है। क्रिस्टोफर, तुम इतना जल्दी आ गए, पार्टी से पार्टी खत्म हो गई क्या? क्रिस्टोफर उसके सवाल को इग्नोर कर अपनी नजरों से घूरते हुए अपना सवाल करता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इम्पोर्टेंट काम था ना? जस्टिन जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहता है, हाँ मुझे वह काम था, पर मैं बस तुमसे ही मिलने आया था। वह जरूरी काम तुम्हारे बिना नहीं हो सकता था, पर अब कुछ ज्यादा ही लेट हो गया है तो वह काम नहीं हो सकता। इतना कहने के बाद जस्टिन एक फीकी सी स्माइल दे देता है। क्रिस्टोफर अपनी एक आई ब्राउजर उठाते हुए पूछता है, पर तुम तो विला के पीछे क्या रहे थे? जस्टिन डरते हुए जल्दी से कहता है, हाँ मैं बस तुम्हारा वेट करते करते यहीं पर टहल रहा था। अच्छा अब मुझे चलना चाहिए, काफी रात हो चुकी है। इतना कहते ही जस्टिन जल्दी से अपनी कार में बैठता है और फिर तेरी स्पीड के साथ बाहर निकल जाता है। पीछे खड़ी शेल्वी उसकी स्पीड देखती ही रह जाती है। जस्टिन को जाता देख क्रिस्टोफर गंभीर भाव से पीछे से उसकी गाड़ी देखते हुए मन ही मन सोचता है, मुझे पता है जस्टिन कि तुम्हें क्या काम है और तुम यहाँ क्यों आए हो। आई होप कि तुम्हारा काम हो गया हो और इस बार तुम निराश ना हुए हो। ये सोचते हुए जब क्रिस्टोफर शेल्वी की तरह मुड़ता है तो देखता है कि शेल्वी अभी भी हैरानी से बाहर की ओर देख रही थी। क्रिस्टोफर उसे इस तरह देखते हुए देखता है तो चिढ़कर उसका हाथ पकड़ता है और फिर कहता है, वह जा चुका है तो उसे अब घूरना बंद करो। ये कहते हुए क्रिस्टोफर उसे विला के अंदर खींचने लगता है। शेल्वी उसे जब अपने आप को खींचता हुआ पाती है तो वह अपने हाथों को उसे छुड़ाते हुए कहती है, मैं खुद से चल सकती हूँ तो तुम मुझे इस तरह से खींचना बंद करो। पर क्रिस्टोफर उसके शब्दों पर ध्यान नहीं देता और उसे खींचते हुए हॉल से होते हुए कमरे में आकर छोड़ता है। क्रिस्टोफर इस तरह से खींचने पर शेल्वी बुरी तरह से चिढ़ जाती है और फिर कहती है, ये क्या बदतमीजी है, मैं अपने आप चलकर भी आ सकती थी, मुझे इस तरह से खींचकर लाने की क्या जरूरत थी? क्रिस्टोफर उसे गुस्से में घूमते हुए कहता है, हाँ तुम आ जाती अगर तुम्हें उससे घूरने से फुर्सत मिल जाती तो। शेल्वी कुछ बोलने को होती ही है कि क्रिस्टोफर तुरंत उसके मुंह में हाथ रख देता है और फिर कहता है, बस बहुत हो गया, तुमने आज वैसे भी मेरी पूरी एनर्जी वेस्ट कर दी है ये फालतू की बहस करने में, तो अब मैं तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। चुपचाप जाकर फ्रेश हो जाओ और अपनी दवाई लेकर सो जाओ, क्योंकि अब काफी रात हो चुकी है। इतना कहकर क्रिस्टोफर उसके मुंह से उंगली हटाता है और तेज कदमों के साथ कमरे के बाहर निकल जाता है। वहीं पीछे खड़ी शेल्वी अपने शोल्डर को उचकाते हुए क्रिस्टोफर को मुंह बनाकर उसे देखती है और फिर अपने कपड़ों को लेकर वह फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती है। क्रिस्टोफर अपने कमरे से निकलकर अपने स्टडी रूम में आ जाता है और अपने पॉकेट से फोन निकालकर तुरंत एडम को फोन कॉल करता है। इधर से 2 रिंग जाते ही तुरंत एडम फोन कॉल को रिसीव करता है। उसके फोन कॉल रिसीव करते ही क्रिस्टोफर उसे कहता है, एडम वक्त आ गया है, हमारे सबसे काबिल कमांडो को उनके काम पर लगा दो और सोफी से कहो कि उसे किसी भी हाल में साइमन के ग्रुप में शामिल होना होगा, तो तुम इसके लिए उसे तैयार करो और जल्द से जल्द किसी भी तरीके से उसे साइमन के आसपास लगा दो। मुझे साइमन के पल पल की खबर चाहिए, वह क्या करता है, कब उठता है, कब बैठता है, कब कहाँ जाता है, मुझे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और हाँ, वह जो इंडिया से कोई एजेंट आने वाला था उसका क्या हुआ, क्या उसकी कोई इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिली है कि वह कब आने वाला है? जवाब में एडम कहता है, नहीं सर, अभी तक वहां से किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया है। इधर से क्रिस्टोफर कहता है, ठीक है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आए तो मुझे कांटेक्ट करना। इतना कहकर क्रिस्टोफर
फोन कॉल को काट कर देता है। मुझे साइमन के पल पल की खबर चाहिए, वह क्या करता है, कब उठता है, कब बैठता है, कब कहाँ जाता है, मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। और हाँ, वह जो इंडिया से कोई एजेंट आने वाला था उसका क्या हुआ, क्या उसकी कोई इंफॉर्मेशन तुम्हें मिली है कि वह कब आने वाला है? जवाब में एडम कहता है नहीं सर, अभी तक वहां से किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया है। इधर से क्रिस्टोफर कहता है ठीक है, अगर कोई इंफॉर्मेशन आए तो मुझे कांटेक्ट करना। इतना कहकर क्रिस्टोफर फोन कॉल को काट कर देता है। इटली के एक 7 मंजिला मॉल में एक लड़की शॉपिंग कर रही थी। वह लगातार एक के बाद एक कपड़े अपने ऊपर लगा रही थी और फिर उसे रिजेक्ट करती जा रही थी। उसके अगल बगल खड़ी अटेंडेंट उसे काफी देर से देख रही थी कि उस लड़की को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वह सभी अटेंडेंट काफी घंटों से वहां खड़ी थी, पर वो थी तो अटेंडेंस ही, वह कुछ बोल नहीं सकती थी। बेचारी बस खड़ी वही उस लड़की को देख रही थी। वही उस लड़की के बगल में खड़ी औरत उसे अब इस तरह करते देख काफी ज्यादा इरिटेट हो चुकी थी, तो वह उससे थोड़ा नाराज होते हुए कहती है कृष्णा, कब तक तुम और इन कपड़ों को लेने में मेरा टाइम वेस्ट करने वाली हो? अब बस भी करो, कोई भी कपड़ा ले लो, तुम्हारे ऊपर तो सब कुछ अच्छा लगता है। कृष्णा पलटते हुए कहती है नहीं मॉम, मैं ऐसे ही कोई कपड़ा यूं ही नहीं ले सकती हूँ, और आप तो जाने की बात बिल्कुल मत करिए। आपको पता भी है कि आप कितने समय बाद मेरे साथ इस तरह से शॉपिंग करने आई हैं। मैं तो लगभग भूल ही गई थी कि आप मेरे साथ कब बाहर आई थी। और आप भूलिए मत, कुछ ही दिनों में मुझे यहाँ इटली में अकेला छोड़कर आप जाने वाली है, तो जब तक आप मेरे साथ है तो आप वही करेगी जो मैं कहूँगी। इतना कहकर वह लड़की फिर से उन कपड़ों को देखने लगती है। बगल में खड़ी मैडम शाह बस लाचारी से उसे देखती ही रह जाती हैं। फाइनली कुछ देर और देखने के बाद कृष्णा को कुछ ड्रेसेस पसंद आती है और फिर वह कहती है ठीक है मॉम, चलिए अब हम आपके लिए भी कुछ कपड़े ले लेते हैं। तभी मैडम शाह उसे रोकते हुए कहती हैं बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई कपड़े नहीं चाहिए, और वैसे भी यहाँ जो भी कपड़े मिलेंगे वह मेरे लिए ठीक नहीं होंगे, क्योंकि मैं उस तरह के कपड़े नहीं पहनती हूँ। तो अब तुम चलो, अगर तुम्हारी खरीदारी हो गई हो तो। तभी कृष्णा तपाक से कहती है पर माँ, अभी तो मैंने शूज खरीदे ही नहीं, और ज्वेलरी वह तो अभी भी रह गई है। मैडम शाह कहती है ठीक है, उन्हें भी ले लो, पर जल्दी करो कृष्णा, अब हमें लेट हो रहा है, देखो कितनी रात हो चुकी है। कृष्णा कहती है हाँ ठीक है मॉम, मैं जल्दी करूंगी, लेकिन यह इंडिया नहीं है, यह इटली है मॉम, और यहाँ इतनी रात चलती है तो आप रिलैक्स हो जाइए और मेरे साथ अच्छे से शॉपिंग कीजिए। ये कहते हुए वह ज्वेलरी शॉप की तरफ मैडम शाह को खींचने लगती है। कुछ ही देर में कृष्णा की शॉपिंग हो जाती है, तब जाकर मैडम शाह को थोड़ा सा सुकून मिलता है, और फिर वह कहती हैं फाइनली अब अगर तुम्हारी शॉपिंग हो गई हो तो चलो अब वापस चलते हैं। अब कृष्णा भी हाँ मैं सिर्फ हिलाते हुए कहती है हाँ ठीक है मम्मा, अब मेरी शॉपिंग खत्म हो गई है तो चलिए चलते हैं। वह दोनों शॉपिंग मॉल से निकलने लगते हैं कि तभी चलते चलते ही मैडम शाह को एक कॉल आ जाता है और वह साइड में जाकर अपने फोन कॉल को अटेंड करने लगती हैं। इधर कृष्णा अपने कपड़ों को हुए देखते हुए सामने की ओर जा रही थी कि अचानक वह किसी इंसान से टकरा जाती है और वह लड़ खड़ा कर गिर जाती है, पर सामने वाला इंसान उसे बचाने की जरा भी जहमत नहीं उठाता, वह यूं ही खड़ा रहता है। जब कृष्णा अपने आप को जमीन पर पाती है तो वह गुस्से से उस इंसान की तरफ देखती है और उसे लगभग डांटते हुए कहती है तुम्हारी आंखें हैं या बटन देखकर नहीं जा सकते, दे मुझे खामखा गिरा दिया। वह आदमी भी पूरे एटीट्यूड के साथ कहता है आंखें तो तुम्हारे पास भी थी, देखकर तुम भी चल सकती थी, पर नहीं, पहले तो अंधों की तरह चलती है और फिर अगर गिर गई तो सामने वाले को दोष देंगी, तुम लड़कियां होती ही ऐसी हो, पहले खुद देखकर नहीं चलती और फिर साला इल्जाम सामने के ऊपर लगा देती हो। कृष्णा गुस्से से अपनी आंखों को रोल करते हुए कहती है और तुम तो बड़े ही शरीफ होते हो, सारा इल्जाम खुद ही सहन कर लेते हो है ना, और तुम मत सिखाओ कि लड़कियां कैसी होती है कैसी नहीं, खुद को देखो पहले। एक तो गलती की ऊपर से माफी मांगने के बजाय तुम मुझसे बहस किए जा रहे हो और मुझे ही इस गलती का जिम्मेदार ठहरा रहे हो। मुझे अच्छे से पता है तुम जैसे लड़कों की नीयत होती ही ऐसी है, जैसी ही कोई सुंदर लड़की देखी नहीं कि बस उस पर चांस मारने के लिए जानबूझकर उसके सामने आकर उसे धक्का देते हो। मैंने तुम जैसे लड़कों को बहुत देखा है और बहुत हैंडल भी किया है। इतना कहते ही सामने वाला लड़का गुस्से से अपने दांत भेजते हुए कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है?
इस तरह का लड़का मैं तुम्हें ऐरा गैरा राह चलता हुआ रोमियो टाइप का लड़का दिखता हूँ क्या? पहले खुद को ठीक से आईने में जाकर देखो, कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रही हो तुम। और तुमसे किसने कह दिया कि तुम सुंदर हो? और भला तुम्हें देखकर कौन ही सामने आएगा? कोई अंधा ही होगा जो ऐसी गलती करेगा। वही कृष्णा गुस्से से अपनी आंखों को बड़ा करते हुए खड़ी होती है और उस आदमी के और नजदीक आते हुए कहती है, मैंने अपने आप को काफी अच्छे से देखा है, देखने की जरूरत तो तुम्हें है। ये तुम्हारी बंदर जैसी शक्ल लेकर जो तुम घूम रहे हो ना, इनकी आंखें सही करवा लो, क्योंकि मुझे तो पूरा डाउट है कि तुम्हें दिखाई तो बिल्कुल नहीं देता है। और फिर जाकर किसी कोचिंग क्लास से ना ठीक से बात करने की क्लासेस ले लो, क्योंकि तुम्हें बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। सामने वाला लड़का उसकी बातों को बीच में काटते हुए गुस्से में कहता है, मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है कि मुझे कैसे बात करनी चाहिए या कि कैसे रहना चाहिए। और रही बात मेरी आंखों की, तो उसकी चिंता तुम मत करो, और मुझसे ज्यादा इलाज की जरूरत तो तुम्हें है, और वह भी तुम्हारे दिमाग का। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे जैसी पागल लड़की को भला कोई ऐसे पब्लिक एरिया पर छोड़ कैसे सकता है। तुम दो खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा हो, तुम्हें तो कमरे में बंद करके रखना चाहिए। कृष्णा सामने वाले लड़के के ऊपर भड़कते हुए कहती है, यू मिस्टर, तुम समझते क्या हो खुद को? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल कहने की? शक्ल से तो तुम भी मुझे कुछ खास नॉर्मल इंसान नहीं लग रहे हो। तुम्हारी आंखों के साथ साथ अब मुझे तुम्हारे इंटेलिजेंस पर भी डाउट हो रहा है। कृष्णा अभी बोल ही रही थी कि उसे पीछे से आवाज आती है, कृष्णा ये क्या कर रही हो? इतना शोर क्यों मचा के रखा है यहाँ पर फिर वह जब सामने वाले लड़के की तरह मुड़कर देखती हैं तो वह हैरानी से कहती है, तुम तो मैक हो ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों एक दूसरे से झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? इतने में कृष्णा बोल पड़ती है, नहीं, मैं ऐसे बदतमीज इंसान को बिल्कुल नहीं जानती मॉम, और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। सामने से मैक बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी बददिमाग लड़की को जानने में मुझे बड़ा इंटरेस्ट है? अरे मैं तो तुमसे बात भी नहीं करना चाहता, स्टूपिड गर्ल। कृष्णा मैक के मुंह से स्टूपिड गर्ल सुनकर गुस्से में कुछ कहने ही वाली होती है कि मैडम सा उसे रोकते हुए कहती है, बस कृष्णा अब चुप हो जाओ। फिर वह मैक की तरफ देखकर कहती है, क्या हुआ मैक, तुम दोनों ऐसे झगड़ क्यों रहे हो? और तुमने बताया नहीं, तुम यहाँ कब आए? तुम तो काफी दिनों से गायब हो, सब कुछ ठीक तो है ना? सामने से मैक जवाब देता है, मैडम शाह सब कुछ ठीक है, वह बस मैं कुछ दिनों के लिए अकेले रहना चाहता था, इसलिए मैंने एक लंबी छुट्टी ले ली थी, लेकिन अब मुझे लगा कि समय आ गया है कि अब उस छुट्टी से बाहर आना चाहिए और अपने काम को फिर से देखना चाहिए, तो मैं वापस आ गया। इतना कहते कहते वह एक छोटी सी स्माइल मैडम शाह को दे देता है और फिर आगे वह कृष्णा की तरफ देखते हुए कहता है, और रही बात झगड़े की तो यह आप इन मैडम से पूछेंगे तो ज्यादा सही होगा। मैडम शाह एक छोटी सी स्माइल के साथ कहती है, मैक कृष्णा अभी बच्ची है, इसलिए उसे ज्यादा चीजों की समझ नहीं है, तो वह अधिकतर लोगों से बिना बात की ही झगड़ जाती है, तो आई होप तुम उसे समझोगे और उसे अगर गलती से कुछ कह दिया हो तो उसे माफ कर दोगे। मैक जल्दी से कहता है, अरे नहीं मैडम शाह, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसी इमेच्योर लड़की की बातों का भला बुरा कैसे मान सकता हूँ। मैडम शाह बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, चलो अच्छी बात है कि तुम वापस आ गए, सच में तुम्हारे जैसे एक काबिल इंसान को ज्यादा दिनों तक दूर रहकर अपना कीमती टैलेंट वेस्ट नहीं करना चाहिए। आखिरकार तुम इतने बड़े डिजाइनर हो, इतना लोग तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हारी डिजाइन्स को दुनिया भर में पसंद किया जाता है, तो तुम्हें उनके लिए भी कुछ करना चाहिए ताकि वह तुमसे डिसअपॉइंट ना हो, जो तुम पर काफी भरोसा करते हैं। बदले में मैक एक छोटी सी स्माइल करते हुए कहता है, जी जरूर मैडम शाह, आप सही कह रहे हैं, लोग मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं और मैं इस बार उनको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। कृष्णा जैसे ही अपनी माँ के मुंह से सुनती है जी कि मैक एक डिजाइनर है, उसके मन में अचानक से एक बात क्लिक होती है, वह थी उसका नाम मैक। एक मिनट, कहीं यह वही मैं तो नहीं जो दुनिया का सबसे बड़ा डिजाइनर है? मैक पाकर यह कैसे हो सकता है? ये पागल इंसान भला मैक पाकर कैसे हो सकता है? ये सोचते सोचते कृष्णा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। अभी तक जो उसकी आंखों में गुस्सा भरा पड़ा था, उसकी जगह पर उसके आंखों में हैरानी ने जगह ले ली थी और वह बहुत ही हैरान होकर मैक को देख रही थी।
वही जब मैक कृष्णा के एक्सप्रेशन को नोटिस करता है तो अपनी एक आईब्रो को उचकते हुए उसकी तरफ देखता है, जैसे पूछ रहा है वह ऐसे क्यों देख रही है। वही कृष्णा उसके सारे एक्सप्रेशन को पूरी तरीके से इग्नोर कर के बस उसे घूरे जा रही थी। वह तब तक उसे घूरती रहती है जब तक कि मैडम शाह ने उसे यह नहीं कहती, ठीक है कृष्णा अब हमें चलना चाहिए, काफी रात हो चुकी है। तब जाकर कृष्णा होश में आती है और फिर कहती है, हाँ ठीक है मम्मा हमें चलना चाहिए। और वह मैडम के साथ चल देती है, पर उसकी नज़र बार बार पीछे खड़े मैक पर जा रही थी। वह मुड़ मुड़ कर उसे देख रही थी। वही मैक उसे अब अजीब एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था, जैसे उसे कह रहा हो ये तो सच में पागल लड़की है। अभी तक इतना गुस्सा थी, अब अचानक पता नहीं इसे क्या हो गया कि यह पागलों की तरह मुझे घूरे जा रही है, कहीं इसे दौरे तो नहीं आते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद मैक अपने ख्यालों को झटक कर लिफ्ट की ओर चला जाता है। अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।